जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के पीरियड को पढ़ेंगे, यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में लोग समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने मौर्य काल को बहुत बखूबी समझा होगा। जिन्होंने मौर्य काल को समझा है उसके बाद के पीरियड को समझने में उनको मजा भी आएगा। चलिए, इसको समझने के लिए तरीका हमने बताया था दो। यहाँ पर दो देख तो देशी शासक हुए, एक विदेशी शासक हुए। याद कीजिए, इस पीरियड को समझने के लिए हमने दो भागों में क्लासीफाई किया। एक तो अपने देश के शासक, दूसरा विदेशी शासक। अच्छा, नाम समझते हैं देश के शासक में कौन कौन किन किन वंशों ने हमारे इस पर शासन किया। तो वह क्या था, अनिमौर्य के पतन के बाद पहला नाम आता है शुंग वंश का। कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, जिसी को हम महामेदवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। यह एट ए ग्लांस आपको याद रख लेना है कि मौर्योत्तर काल में किन किन वंशों का आगमन हुआ है। क्रम से आप याद रखिए। पहला नाम आता है शुंग वंश, दूसरा नाम आता है कण्व वंश, तीसरा नाम आता है सातवाहन वंश और चौथा नाम आता है महामेदवाहन वंश या चेदी वंश के नाम से हम जानते हैं। चलिए, इसके बारे में और भी समझते हैं कि शुंग वंश की स्थापना यानी संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव। सातवाहन संस्थापक सिमुक्त। ये तो याद करने की बात हुई। जरा इसके पीछे एक लॉजिक को समझ लीजिए आप, है ना, कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो बृहद्रथ थे उनका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसका सेना में सेनापति वह कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। इस पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम हुआ शुंग वंश, और उसका ही संस्थापक के रूप में हम लोग उसको समझते हैं पुष्यमित्र शुंग को। याद रखिए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अच्छा, इसके बाद इसमें समझेंगे आप, है ना, कि इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग वंश, इसी तरह फिर से इसका अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। और देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। इसको ब्राह्मण वंश के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझिए कि शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और महामेदवाहन वंश, इन वंशों का क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार पेपर में क्रम से भी प्रश्न आते हैं। तो इन क्रम को भी याद रखना। शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश या महामेदवाहन वंश, दोनों नाम एक है, दोनों में से आइदर कर दीजिए, यानी दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से इसके वंश के नाम और इसके संस्थापक को भी आप याद रखें। चलिए, दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। जो विदेशी शासक हुए, इंडो ग्रीक। याद रखिए, यहाँ नाम हमने लिखा है इंडो ग्रीक, यानी हिंद यवन शासक, यानी भारत और यूनान से समर्थित चीज है। वो डेमेट्रियस नाम है। डेमेट्रियस प्रथम को इसका संस्थापक माना जाता है। यानी इस तरह से उनका आक्रमण जो हुआ है उसमें पहला नाम आता है डेमेट्रियस प्रथम का। शक जो कि सीरिया से संबंधित थे, उसको सिथियन कहा भी गया है। तो इस तरह से पार्थियन, मिथ्रेडेटस, याद रखिएगा, पार्थियन को मिथ्रेडेटस फर्स्ट या ईरान से आने वाले हम समझते हैं। ये लोग जो थे वो बाहर से आकर के हमारे भारत पर आक्रमण किए हैं। चूँकि इन लोगों को धन संपदा वैभव के बारे में जानकारी हो गई थी और ये चाहते थे कि हम पर चूँकि स्थिति अनुकूल थी कि हम कमज़ोर पर हमला कर सकते हैं, तो ये लोग आकर के शासन किया। एक चौथा वंश आता है कुषाण वंश, जिसके जो शासक थे वो कनिष्क थे। बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। जस्ट एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको आपको एक याद दिला दिया है कि इस तरह से हम कैसे समझ पाएंगे इसको, मौर्योत्तर पीरियड को। मौर्योत्तर पीरियड को समझने के लिए हमने दो भागों में बांट किया। क्या? पहला एक देशी शासक, दूसरा विदेशी। देशी में आपने नाम 4 वंशों के बारे में पढ़ा है, विदेशी में भी 4 का नाम हमने लिखा है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं शुंग वंश के बारे में। अभी हमने शुंग के बारे में छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। याद रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। यह पुष्यमित्र शुंग, याद रखना है नाम। पुष्यमित्र शुंग ने सन 185 ईसा पूर्व, याद रखिए 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक के बृहद्रथ, मौर्य शासक बृहद्रथ, यानी अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे बृहद्रथ के सेनापति थे। इन्होंने, सारे लूपहोल तो पता होता ही है उनको, उन्होंने अपने शासक की हत्या करके, राजा की हत्या करके, यानी बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। फाइनली याद रखना है, 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट, याद रखिएगा, हर्षचरित के रचयिता हैं कौन? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र के बारे में बताया है कि वो अनार्य थे। याद रखिए,
प्रश्न आता है कि अनार्य कब कहा गया और कहाँ कहा गया है, नहीं? तो याद रखिए बाणभट्ट ने कहा है अपने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य के नाम से कहा गया है, जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी थे। अब ध्यान दीजिए, ब्राह्मणवादी यानी ब्राह्मण के विचारधाराओं से, आपने पीछे पढ़ा था जब मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ रहे थे, ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण ही मौर्य का पतन हुआ था। कुछ लोगों का, एक शास्त्री जी थे, उनका कहना था कि ब्राह्मण विरोधी नीतियों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो पुष्यमित्र था वह कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसका मतलब ब्राह्मण, जो ब्रह्म वाक्य होता है वह उस पर अडिग रहने वाला, यानी ब्रह्म ही सत्य है, इस तरह की बातें वह समझता था और वह करना भी चाहता था। तो इस तरह से वह ब्राह्मणवादी सिद्धांत का बहुत बड़ा पोषक था, याद रखिए। तो इसमें 3 बातें याद हो गई। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की, और जिसको हर्षचरित के बाणभट्ट ने हर्षचरित में क्या लिखा है, इसको अनार्य कहा है, और जो कि कट्टर ब्राह्मणवादी था। तो इतनी सारी जानकारी आप इसके संस्थापना से याद रखें। अब याद रखना है कि इसको जानने के सोर्स हमारे पास क्या थे। 2 सोर्स हैं, आपने प्रीवियस टाइम से भी पढ़ते आए हो कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास 2 होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत भी है और हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है, जो रिटन रिकॉर्ड से हमको मिलता है, और पुरातात्विक में खुदाई में जो चीज़ वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे प्राप्त होती है। चलिए साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पुराणों की संख्या 18 है, आपको पता है, जिसमें वायु पुराण और मत्स्य पुराण से कुछ जानकारी हमें मिली है। वह क्या है कि शुंग वंश का वास्तविक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। अभी हमने बार बार सुना है कि पुष्यमित्र के द्वारा ही शुंग वंश की स्थापना की गई है, तो यही चीज़ लिखा हुआ। यह इसकी जानकारी हमें अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहाँ से मिलेगा, वायु पुराण और मत्स्य पुराण से। जब कभी पेपर में प्रश्न आएंगे कि पुष्यमित्र शुंग ही संस्थापक था, इसकी जानकारी हमें कहाँ प्राप्त, किस पुराण से प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वायु पुराण और मत्स्य पुराण। जबकि दूसरी तरफ यह भी देखा था आपने कि हर्षचरित, बाणभट्ट ने जो हर्षचरित में इसके बारे में बताया भी था कि अनार्य थे। चलिए दूसरा नाम एक और याद रख लेना है कि हर्षचरित ने पुष्यमित्र, ध्यान दीजिए, हर्षचरित के द्वारा भी यह जानकारी मुझे प्राप्त होती है, जो पीछे आपने देखा कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि हर्षचरित में भी इसके बारे में चर्चा की गई है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहदत्त की हत्या की और उस गद्दी को प्राप्त किया। फाइनली समझना कुछ और भी नहीं है, बस समझ में आ गया आपको। पतंजलि का महाभाष्य, याद रखिए पतंजलि का महाभाष्य, यानी महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा की गई है। और यह भी समझिए पतंजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। यह बात समझना है कि पुष्यमित्र के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, जो कि उनके पुरोहित थे। अच्छा, पुरोहित थे। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण यानी यूनान यानी यवन के आक्रमण की चर्चा भी की गई है। आपको मैं बता दूं, पतंजलि जो है वह उसके राज पुरोहित थे, पुष्यमित्र के दरबार में रहा करते थे, और जिसमें यवन जो हमारे भारत पर आक्रमण किया, इन तमाम चीज़ों की चर्चा भी की गई है। अगला नाम आता है गार्गी संहिता। ये सब हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा हम कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत, गार्गी संहिता यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। याद रखिएगा गार्गी संहिता क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भी यवन के आक्रमणों का वर्णन, आपने सुना है ना, इंडो ग्रीक, इन्होंने आक्रमण किया है, अनुकूल स्थिति देख करके ये लोगों ने आक्रमण किया है। तो इसकी चर्चा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो गार्गी संहिता से मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, हर्षचरित से, पुराण से। इन तमाम चीज़ों से आपने देखा कि मौर्योत्तर काल को समझने में आसानी मिल पा रही थी, यानी सुगमता हो रहा था। अब एक विशेष नाम आता है मालविकाग्निमित्रम का। आपने सुना होगा, कालिदास की बहुत ही विशिष्ट रचना में से एक था मालविकाग्निमित्रम। यह बात बता दूं आपको कि मालविका जो कि एक चचेरी बहन थी किसके, याद रखना है कि यज्ञसेन। आपको एक नाम आगे पढ़ने को मिलेगा कि इसके बारे में कि यज्ञसेन जो विदर्भ का शासक था, विदर्भ, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदर्भ का शासक यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका, और अग्निमित्र जो थे, अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था, पुष्यमित्र के शुंग का पुत्र था, और इन दोनों के बीच में प्रेम विवाह की चर्चा भी ऐतिहासिक जानकारी के रूप में समझी जाती है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। कालिदास के नाटक में, कालिदास जो कि गुप्त काल के समकालीन थे, गुप्त काल में थे, लेकिन उन्होंने अगर अपने नाटक में चर्चा किया है तो इस मौर्योत्तर काल के बारे में भी लिखा है। तो कालिदास की एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह के बारे में चर्चा की गई है।
अच्छा, इसमें और भी जानकारी क्या है, शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का भी वर्णन है। शुंग काल में पुष्यमित्र के शुंग वंश के समय में जैसी राजनीतिक गतिविधि थी उनके बारे में भी चर्चा इस मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। फाइनली दो चीज याद हो गया, मालविका और अग्निमित्र के शादी की चर्चा है, प्रेम विवाह की चर्चा है, दूसरा शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है जो कि कालिदास द्वारा कृत है। दिव्यवदान, तीसरा नाम आता है यहाँ पर दिव्यवदान। इसमें पुष्यमित्र को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला समझा गया है। इसमें पुष्यमित्र जो है वो सम्राट अशोक ने बौद्ध के 84,000 स्तूप बनवाए थे, 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। इसको तोड़वाने का श्रेय किसको जाता है, पुष्यमित्र को। अब आप एक समझ लीजिए कि किसी धर्म के प्रति अगर किसी के द्वारा बुरा विचार होगा तो उसके द्वारा किए कार्यों को नष्ट करेगा। तो सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे उसको तोड़वाने वाला कहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म का विरोधी रहा होगा। अभी पीछे आपने पढ़ा भी किया, बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी था, यानी वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने वाला, बौद्ध धर्म को पीछे करने की मंशा थी। तो इस तरह से याद रखिए इसको कि 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाले बने कौन, यह पुष्यमित्र शुंग। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि यह ब्राह्मणवादी था, बौद्ध धर्म को पीछे करना चाह रहा था, इसीलिए अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट भी करवाया। अच्छा, पुरातात्विक स्रोत की आप तमाम साहित्यिक स्रोत के बाद अब बारी आती है पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ेंगे, अयोध्या के अभिलेख से। अयोध्या के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है क्या, इसमें पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी धनदेव, यानी पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन थे, धनदेव। याद रखिएगा, उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद, उनके चले जाने के बाद जो सत्ता संभालता है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया क्या कि जिसमें 2 अश्वमेध, ध्यान दीजिए, पुरातात्विक अभिलेख से मुझे जानकारी प्राप्त होती है कि इसके बारे में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, अयोध्या अभिलेख से। याद रखिएगा, पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था इस अयोध्या अभिलेख को, जिसमें यह भी चर्चा की गई है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। याद रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि धनदेव द्वारा लिखवाया गया है। अगला नाम आता है बेशनगर अभिलेख। याद रखिएगा, बेशनगर अभिलेख। ये अभिलेख सब जानकारी प्रदान तो करती है। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस, यह यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, उसके द्वारा यह जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है या जानकारी है वह उस पर उकेरा गया है। यह जो कि गरुड़ स्तंभ, याद रखिए गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बेशनगर का अभिलेख जो है वह गरुड़ स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें भागवत धर्म की लोकप्रियता के बारे में चर्चा की गई है। भागवत धर्म, याद रखिए, हम अभी बात करते और धर्म की, यानी ब्राह्मणवादी था, इसलिए निश्चित रूप से यह और धर्मों को पीछे छोड़ रहा होगा। उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पे था, तो उसको पीछे करने की सोच रही थी। तो भागवत धर्म की लोकप्रियता के बारे में से जानकारी प्राप्त होती है। अगला नाम आता है भरहुत लेख। क्या नाम आता है, भरहुत लेख, या अयोध्या अभिलेख, बेशनगर अभिलेख और भरहुत अभिलेख। नहीं, अब इसमें क्या होता है, शुंगकालीन वंश की जानकारी मिलती है। शुंगकाल मतलब जो पुष्यमित्र शुंग था, उनके शासन काल में जो कुछ भी राजनीतिक उठापटक हुई है उन तमाम चीज़ों की जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि पुरातात्विक स्रोत में ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो गई। तो 2 चीज़ समझ में आ गया, पुरातात्विक अभिलेख और साहित्यिक अभिलेख। नहीं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था, ध्यान समझा गया है। अब यह समझिए, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि 84,000 स्तूप को तोड़वाया, इसका क्या मतलब, वो बौद्ध धर्म का समर्थक था? नहीं, वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, वह ब्राह्मणवादी था, वैष्णव धर्म का समर्थक था। बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया उसने, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई उसने, स्तूप तोड़वाया उसने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी जानना है कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। विदर्भ उस समय मौर्य काल में विदर्भ एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ था, जिसके शासक कौन थे? यज्ञसेन थे, जिसे स्वाभाविक रूप से इसका शत्रु कहा गया है। अब याद कर जाइए, पुष्यमित्र शुंग ने उसको यज्ञसेन को पर हमला करने के लिए अग्निमित्र को बोला था, अपने पुत्र अग्निमित्र को बोला कि जाकर के हमला कीजिए और उसके शासन को विजित कर लीजिए। इसी विजित के दौरान जीत हासिल की, जिसके बारे में चर्चा थोड़ा मालविका अग्निमित्र से भी है। तो याद रख लेना कि अग्निमित्र ने यज्ञसेन से लड़ाई किया था, क्योंकि उसके शासन विदर्भ क्षेत्र को अपनाने के लिए। तो इस तरह से हम आगे इसके बारे में देखेंगे। मालविका अग्निमित्र में 2 बातें बताई गई हैं स्पष्ट रूप से। क्या था कि वह मालविका जो कि यज्ञसेन की चचेरी बहन थी, और अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र का बेटा था, इन दोनों के बीच प्रेम विवाह के बारे में वृतांत से बताया गया है। दूसरा, विदर्भ विजय के बारे में भी चर्चा
की गई है, यानी इन दोनों घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा मालविकाग्निमित्रम में दी गई है। अच्छा, यह मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से यानी बन सकते हैं इस मुद्दों से, तो याद रखिएगा। अगली बारी आती है खारवेल से युद्ध की। खारवेल एक्चुअली कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। कलिंग का राजा खारवेल था, याद रखिएगा, जिसकी चर्चा ध्यान, जिसने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करके, आपको याद दिला दूं, जब मगध अपने चरम पे था, उस समय मौर्य काल अपने चरम पे था, उस समय कलिंग पर हमला करके वहां से जीत लाया था। खारवेल को हरा के सामना करना पड़ा था, हार का मुंह दिखना पड़ा था। लेकिन अब जब वर्तमान स्थिति कुछ और बदल गई, अब कलिंग फिर से पावर में आ गया, तो पुष्यमित्र पर हमला कर आक्रमण करके पुष्यमित्र शुंग को पराजित करता है। कौन? खारवेल, जिसकी चर्चा हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इसमें दो बात याद रखो, खारवेल कलिंग का शासक था, हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिए, मौर्य अशोक जब बहुत पावर में थे उस समय उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन समय बदला, जब फिर से खारवेल फिर से पुनः शासन में आया, मतलब शक्तिशाली हुआ, तो पुनः हमला करता है और जीत हासिल करती है, पुष्यमित्र पर जीत हासिल कर लेता है, जिसके बारे में चर्चा अगर हम कहीं से प्राप्त करते हैं तो वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो याद रखिए, खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख, इन तमाम चीज़ों की चर्चा आप याद रखेंगे। शुंग काल में विदिशा, अच्छा विदिशा क्या थी? विदिशा जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी, शुंग वंश की राजधानी जो थी, याद रखिए, विदिशा को बनाया था उन्होंने। पहले पाटलिपुत्र थी, उन्होंने विदिशा को बनाया। शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। याद रखिएगा, शुंग काल में, आई मीन पुष्यमित्र के शुंग के शासन काल में इसकी राजनीतिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी और कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई थी। शुंग काल में ही, याद रखना है, संस्कृत भाषा, संस्कृत जिसको भाषाओं की जननी कहा जाता है, संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। याद रखिएगा, शुंग काल में ही संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, जिसका श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। यह सारी बातें आप बिल्कुल एक एक करके याद करते जाएंगे कि शुंग काल में कौन कौन सी महत्व की बातें हुई थी। तो संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ था, हिंदू धर्म का उत्थान हुआ था, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था, उसके राजधानी क्षेत्र विदिशा की, और आपने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पढ़ा, जिसमें वर्तमान में जो उड़ीसा कलिंग है, उड़ीसा, उसके विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है, खारवेल के द्वारा कैसे क्षेत्र पुनः जीता गया। तो इस तरह से याद कीजिए। आप आगे मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की चर्चा भी अगर हम करें तो वह इसी युग से हुई है। मनुस्मृति की वर्तमान युग की चर्चा इसी शुंग वंश के समय में, यानी पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल जो था उसी समय हुई थी। इसी काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ और विकास भी हुआ था। भागवत धर्म का उत्थान और विकास, उदय और विकास, उत्पत्ति और उसका डेवलपमेंट दोनों इसी काल में हुआ है। वसुदेव, याद रखिए, वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। ध्यान दीजिए, वासुदेव यानी भगवान विष्णु की उपासना भी इसी काल से शुरू हुई। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हिंदू धर्म का उत्थान किस तरह से शुंग वंश में हुआ। अच्छा, शुंगकालीन स्तूप की अगर चर्चा हम करें, शुंगकालीन स्तूप पहले जो थे वो कच्ची मिट्टी का बना करते थे। स्तूप का निर्माण हुआ करता था लेकिन कच्ची मिट्टी का हुआ करता था। लेकिन शुंग काल में जो स्तूप बने वह पत्थर के बने, पाषाण के प्रयोग में आने लगे, पाषाण के यूज से ही स्तूप बनाया जाने लगा। ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण, ध्यान दीजिए, ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल इसे कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को उसका उद्धारक कहा जाता है। याद रखिए, ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण करने वाला, ब्राह्मण भागवत धर्म का उत्थान करने वाला, यानी इस सब तमाम जानकारी से एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि यह ब्राह्मणवादी विचारधाराओं का बहुत बड़ा पोषक था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसलिए कभी कभी इसको ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जानते हैं हम लोग। फाइनली उम्मीद करता हूँ कि इस शुंग वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली होगी और क्रम से याद भी हो गया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन पेपर में प्रश्न बनते हैं तो इसको बखूबी आप समझेंगे। चलिए, अब बारी आती है कण्व वंश की, राइट है ना। इस वंश में हमने देखा था कि दो हैं, पहला शुंग, दूसरा कण्व, तीसरा है सातवाहन, चौथा है महामेदी और चेदी वंश, महामेदवाहन वंश या चेदी वंश, राइट ना। तो हम दूसरा बारी करें कण्व वंश का, राइट है ना, जिसके संस्थापक वसुदेव थे। याद रखिए, इसके संस्थापक कौन थे? वसुदेव। याद रख लेना है, कण्व वंश के संस्थापक कौन हुए? वसुदेव। यह भी इसके ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, जिन्होंने जो कुछ पॉलिसी बनाई थी उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था अपने समय में। याद रखिए, इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक, धीरे धीरे हम लोग ईस्वी की ओर आ रहे हैं, ईसा पूर्व से ईस्वी की ओर आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
75 ईस्वी पूर्व से लेकर के 30 ईस्वी पूर्व तक शुंग वंश का अंतिम सम्राट जो था वह देवभूति था। अभी आपने देखा इसका शासक पुष्यमित्र शुंग थे। अब इसका अंतिम शासक कौन हुए? देवभूति, जिसकी हत्या करके वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। मैंने बताया अभी आपको, वसुदेव की हत्या करके गलत बोल दिया मैंने, देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी, जिसकी जानकारी हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित जो है ना, याद रखिए, हर्षचरित से प्राप्त होती है। बस इसमें मात्र 4 शासक ही हुए, उसका जो नाम है देखिए एक करके, वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मन। इसके जो शासक हुए 4 ही थे, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। अच्छा, सुशर्मन की हत्या करके एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई थी, उसका नाम था आंध्र सातवाहन। याद रखिए, सुशर्मन की हत्या करके एक नए ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था आंध्र सातवाहन। अब ध्यान दीजिए, सातवाहन वंश की बात अगर हम करें तो इस तरह से इस कण्व वंश से विशेष प्रश्न नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ही कम है इसके बारे में, और विकास का क्रम भी बहुत कम ही है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। अंतिम सुशर्मन हुए, इसके संस्थापक कौन हुए और इसकी नींव कैसी रखी गई, राइट है। तो याद हो गया होगा कि अंतिम देवभूति की हत्या करके, है ना, पुष्यमित्र शुंग के अंतिम सम्राट देवभूति यानी शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी, जिसकी जानकारी हमें हर्षचरित से प्राप्त होती है। इसमें मात्र 4 सम्राट हुए, जिसमें अंतिम सम्राट सुशर्मन है, जिसकी हत्या करके एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई, जो कि सातवाहन वंश के नाम से जाना गया, आंध्र सातवाहन वंश। अच्छा, सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो अगला बारी सातवाहन में 30 ईस्वी पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक। अब समय देखिए, ईस्वी आ गया बस। संस्थापक इसके कौन हुए? सीमुख, याद रखिए, सीमुख। इसके संस्थापक सीमुख है, सातवाहन वंश संस्थापक सीमुख। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था? महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक। वर्तमान में महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक का जो इलाका है, यह सातवाहन वंश से संबंधित क्षेत्र है। पुराणों में इसको जो है आंध्रभृत कहा गया है। पुराण के अनुसार इसे आंध्रभृत कहा गया है इस वंश को। अभिलेख के अनुसार सातवाहन कहा गया है। तो कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अभिलेखों के अनुसार इसे किस नाम से जाना गया? सातवाहन। और दूसरा पुराणों के अनुसार आंध्रभृत के नाम से जाना गया है। अच्छा, इसकी जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं? इसकी जानकारी के स्रोत हैं अभिलेख, याद रखिएगा, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है और स्मारकों से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि इस वंश के बारे में जानकारी हमें किन किन जगहों से प्राप्त होती हैं। अभिलेख से, सिक्कों से, स्मारकों से और गुहा लेखों से। आप समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इस सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, याद रखें, प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में ही है। भाषा इसकी प्राकृत थी। भाषा क्या थी? प्राकृत। और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। लिपि ब्राह्मी, भाषा प्राकृत, राजधानी प्रतिष्ठान। जानकारी के सोर्स अभिलेख, सिक्के और स्मारक। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सोर्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है। रानी नग्निका का नानाघाट अभिलेख, याद रखिएगा, रानी नग्निका का नानाघाट अभिलेख जो है वह सातवाहन वंश की संबंधित जानकारियों को प्रोवाइड करती है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, अब नाम याद रखिए, गौतमीपुत्र सतकर्णी हो या गौतमी बलश्री हो या वशिष्ठी पुत्र हो पुलवामी, ये जो नाम दिया जा रहा है यह सातवाहन वंश के बहुत महत्वपूर्ण सम्राटों के नाम हैं। तो अब याद रखिएगा, इन्हीं सम्राटों ने जो कुछ भी अभिलेख खुदवाए बनवाए जो भी है, उनसे जानकारी के सोर्स बने। तो इस तरह से रानी नग्निका का जो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख, इससे जानकारी, जो कि पूना में है, इससे जानकारी प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक से 2 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। गुहालेख मैंने बताया था आपको कि गुफाओं को काट करके जो कुछ भी कंदरा टाइप बनाया जाता है, उसमें जो ज्ञान की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको हम गुहालेख के नाम से जानते हैं। वहाँ पर लोग रहते हैं, याद कीजिए आप इसको। गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र का पुलवामी, नासिक एवं कार्ले चैत्य वाला जो इन्फॉर्मेशन है, यह इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक एवं कार्ले चैत्य अभिलेख, राइट है ना। और यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। ये जो 4 हमने नाम लिखे, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इनके अलावा जो 4 हैं, नाना नग्निका के अलावा जो 4 हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी यह भी महत्वपूर्ण और ये सब महत्वपूर्ण। इससे क्या होगा, आपको जानकारी प्राप्त हो गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपने इस पार्ट में देखा कि इस तरह से मौर्योत्तर काल के बाद का जो, यानी मौर्योत्तर काल में जो शासक हुए और उन्होंने किस तरह से अपने जो एक सीमित संसाधन में
अपने आप साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म को पीछे छोड़ते हुए ब्राह्मण धर्म का विस्तार किया। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।